गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में आज हम बात कर रहे हैं कंपनियों के प्रकार से संबंधित। तो प्रकारों के बारे में मैंने आपको बता दिया था किस कंपनी में कितने प्रकार और उनके क्या क्या आधार हैं। लगभग 7 प्रकार के आधार थे और उनमें आगे कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो सबसे पहले हमारी बात चल रही है निर्माण विधि के आधार पर। पहली कंपनी है, पहला आधार है निर्माण विधि के आधार पर। तो इसमें 2 पॉइंट्स थे। एक पॉइंट था समामेलित कंपनियां और दूसरा था क्या, असमामेलित कंपनी। ये 2 पॉइंट थे। इसमें समामेलित में थे कौन से? शाही अधिकार पत्र वाली कंपनियां। दूसरा था इसी में वैधानिक कंपनियां और इसी में तीसरा पॉइंट था कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनियां। यही था निर्माण विधि के आधार पर। तो समामेलित कंपनियों में जो शाही अधिकार वाली कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है? ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान। देखिए ये जो कंपनियां हैं ये आजादी से पहले, यहां तक कि उससे भी पहले सन 1818वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में बन चुकी थी। ठीक है ना। ज्यादातर 18वीं शताब्दी में इन कंपनियों का निर्माण हो चुका था। तो इन कंपनियों के द्वारा आज कोई भी गतिविधि होती है या किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य होता है या कोई भी संशोधन होता है तो ये स्वयं करती है और इनकी जो भी शाखाएं हैं उन पर लागू हो जाती है। वो जो भी इन्होंने संशोधन किए हैं, जो भी किसी प्रकार के कोई संशोधन या कोई परिवर्तन किसी भी प्रकार के कर सकते हैं और इन्हें न तो केंद्रीय सरकार, न राज्य सरकार और न ही कोई कंपनी रजिस्ट्रार से किसी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता है। ये अपने परिवर्तन स्वयं आज भी कर सकती है। इनके अधिकार इनके पास सुरक्षित है। ठीक है। ये तो है शाही अधिकार वाली कंपनियां। उसके बाद अब बात आती है वैधानिक कंपनियां। ये हमारे आजादी के बाद बनी है, जैसे राज्य पथ परिवहन निगम और कुछ ये 1-2 कंपनी आजादी से पहले भी बनी है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, प्लस उसके बाद एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम। ये है वैधानिक कंपनियां। ये सरकारी क्षेत्र में आती है। ठीक है। इनमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन करना है तो केंद्रीय सरकार, कोई भी परिवर्तन करने से संबंधित केंद्रीय सरकार या ज्यादातर केंद्रीय सरकार के पास इनके परिवर्तन से संबंधित अधिकार है। ठीक है। और इसके अलावा जो कंपनी अधिनियम के अधीन जो बनाई गई कंपनियां हैं, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 या कोई पूर्ववर्ती अधिनियम 1956 में भी कोई कंपनियां बनाई गई है तो उस पर अब कंपनी अधिनियम 2013 के नियम लागू होंगे। तो कंपनी अधिनियम के अधीन जो कंपनियां हैं, खासकर सार्वजनिक कंपनियां जितनी भी हैं, ठीक है, इसके अलावा निजी क्षेत्र की जो भी कंपनियां, तो उन पर कंपनी अधिनियम 2013 के रूल एंड रेगुलेशंस जो भी है वो इन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद बात आती है असमामेलित कंपनियां। असमामेलित कंपनियों में वो कंपनियां आती है,
ठीक है, ये कंपनी के यानी कि उस उद्योग के या उस व्यवसाय के मालिक स्वयं मिलकर कार्य करते हैं। इनका कहीं भी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। साझेदारी, इनका इस एक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इनका समामेलन होता है। इनका तो इन कंपनियों के अकॉर्डिंग समामेलन हो जाता है और इनका असम्मिलित कंपनियों का साझेदारी हुई, सीमित दायित्व साझेदारी हुई, सीमित दायित्व साझेदारी हुई यानी कि एलएलपी जिसे हम बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद कोई भी सहकारी या सरकारी कोई भी कमेटी है, समिति, इसके अलावा कोई प्राइवेट कमेटी है कोई भी, इसके अलावा कोई भी व्यवसायिक संस्था है, तो वो सारी, ये सारी चीजें असमामेलित कंपनी की श्रेणी में आती है। ठीक है, तो ये तो था निर्माण विधि के आधार पर। उसके बाद बात आती है हमारी किसकी, दायित्व के आधार पर। इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा इसको डीपली पढ़ना तो आपके पास बुक भी है, उसमें आप इसका सारांश पूरा पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और उस अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है दायित्व के आधार पर। दूसरा पॉइंट था, दूसरा जो कंपनी का प्रकार था दायित्व के आधार पर। तो दायित्व के आधार पर हमने दो प्रकार की बात की थी, एक तो असीमित दायित्व वाली कंपनियां, असीमित दायित्व वाली कंपनियां, और एक था सीमित दायित्व वाली कंपनियां। ठीक है, ये दो थे। तो असीमित दायित्व वाली कंपनियां, इस कंपनी के कोई भी शेयर्स, कोई भी अंशधारी शेयर्स, अंशों को परचेज करता है, अंशों को खरीदता है, तो उनका जो लायबिलिटी है, उन अंशधारी की लायबिलिटी यानी कि उसका जो अंशधारी का दायित्व है वो कंपनी के समापन के बाद भी जारी रहता है। ठीक है ना, अगर कंपनी समापन की ओर चली जाती है और कंपनी के लिए कोई किसी प्रकार का कोई कर्जा चुकाना है तो कंपनी इन अंशधारियों से पैसा मांग सकती है। तो उस स्थिति में बोलते हैं अंशधारी को असीमित दायित्व वाली कंपनी में अगर कोई व्यक्ति, और इन कंपनियों के जो शेयर्स का मूल्य है लगभग यानी कि 500 रुपए से अबव ही है, कम नहीं है, इन कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू है। और जो सीमित दायित्व वाली कंपनी है उसमें दो पॉइंट आते हैं, एक तो अंशों द्वारा सीमित और एक आता है गारंटी द्वारा सीमित। तो अंशों द्वारा सीमित अंशधारी क्या होगा, जो इसमें अंशों द्वारा सीमित कंपनी के कोई शेयर्स अंशधारी परचेज करता है, तो जैसे मान लीजिए 10 रुपए वाला 10 रुपए का अंश है एक, और एक अंशधारी ने 100 अंश परचेज कर लिए, तो वो कंपनी को सिर्फ 1000 रुपए ही देने के लिए बाध्य रहेगा, इससे अधिक नहीं। और गारंटी द्वारा सीमित में जो शेयर परचेज करता है, मान लीजिए 10 रुपए वाला शेयर्स है और 100 शेयर्स परचेज कर लिए, तो 1000 रुपए प्लस कंपनी ने अपनी शर्त रखी हुई है। इसमें जब फॉर्म फिल करते हैं, आवेदन करते हैं, तभी होता है कि गारंटी वाले शेयर्स लेने हैं या अंशों द्वारा सीमित या असीमित दायित्व वाली कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं। गारंटी द्वारा सीमित जो कंपनी के शेयर्स परचेज करता है उसमें कंपनी पहले से शर्त तय कर देती है कि आप जितने भी हमारे शेयर्स करेंगे, परचेज करेंगे, उसका 20% या 30% तक आपकी गारंटी और रहेगी। मतलब ये 1000 रुपए तो कंपनी आपसे लेगी, इसके अलावा 1000 रुपए का 20%, मान लीजिए अगर 20% वाले आपने कंपनी के शेयर्स परचेज किए तो 200 रुपए आपसे कंपनी और मांग सकती है। ठीक है, चाहे आपकी कंपनी की शेयर्स की वैल्यू आज 10 रुपए है, कल 12 रुपए हो जाए, चाहे 8 रुपए रह जाए, चाहे 7 रुपए रह जाए, लेकिन आप कंपनी को 1000 प्लस 200 रुपए और 1200 रुपए तक देने के लिए बाध्य रहेंगे। और इसमें आप इतने रुपए देने के लिए बाध्य रहेंगे। और इससे कोई कंपनी के शेयर्स परचेज करता है, मान लीजिए 500 वाले 100 शेयर्स परचेज कर लिए 50,000, ठीक है, तो 50,000 के अलावा कंपनी आपसे 50,000 रुपए तक और मांग सकती है।
असीमित दायित्व वाली, इससे अधिक भी 50,000 से अब भी आपसे और मांगे जा सकते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनी में। जब कंपनी ये तभी मांगती है जब कंपनी समापन की स्थिति पर होती है। ठीक है, तो ये थे दायित्व के आधार पर। तीसरा है हमारा टॉपिक क्या, सदस्यों के आधार पर। अब सदस्यों के आधार पर इसमें 3 पॉइंट बताए थे आपको। एक तो निजी कंपनी, दूसरा सार्वजनिक कंपनी और तीसरा एकल व्यक्ति कंपनी। एकल व्यक्ति कंपनी, ये 3 बताए थे ना। तो निजी कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2, और अधिकतम 200, और इनकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख और अधिकतम 4,99,999 रुपए 99 पैसे तक हो सकती है। तो इतनी पूंजी होना अति आवश्यक है, तो वो निजी कंपनी की श्रेणी में आएगी। और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या 7 और अधिकतम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। और इसके अलावा इनकी न्यूनतम पूंजी 5 लाख, ठीक है, और अबव कोई नो लिमिट, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। और एकल व्यक्ति कंपनी की स्थिति में एक 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कोई कंपनी अगर अपनी खोलता है, चलाता है, तो उस पर उस हिसाब से नियम लागू होंगे। लेकिन इसमें ना तो नो मेंबर लिमिट, ठीक है, नो कैपिटल लिमिट, कोई कैपिटल की, कोई पूंजी की बाध्यता नहीं है, किसी प्रकार के कोई भी रजिस्टर्ड यानी कि प्रमाणित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कोई कोऑर्डिनेटर यानी कि जिसे संचालक बोलते हैं, मैनेजर या कोई भी, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने हिसाब से जो भी चलेगी इसकी चलेगी, एक व्यक्ति की, ये अपने हिसाब से अपनी आवश्यकता के अनुसार, नीड के अनुसार कितने भी व्यक्ति रख सकता है और कितने भी संचालक रख सकता है, कब भी चाहे मीटिंग कर सकता है, ये फ्री है हर रूल एंड रेगुलेशन से। ठीक है ना, ये एकल व्यक्ति कंपनी की स्थिति कहलाती है। तो आज के लिए हम ये 3 प्रकार करेंगे, ठीक है। बाकी के 4 जो आधार रह गए इसके कंपनी के प्रकारों में, तो उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।